हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। देखिए, अगर आपको अभी कोई नोटिस नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। यहीं पर अगर जब एक मुकाम होता है, एक लेवल होता है उस तैयारी का जो जिसको आप छू लेते हैं और सफल हो जाते हैं तो आप सबकी नज़रों में आते हैं और सब आपका उदाहरण देने लगते हैं। इसलिए सफलता ही आपको असली पहचान दिला सकती है, क्योंकि जब आप सफल होंगे तभी आप एक उदाहरण के तौर पर दूसरों के लिए सामने आ सकते हैं। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है आत्मनिर्भर गांव की दिशा में बड़ा कदम स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति का रिकॉर्ड होने से बढ़ता है आत्मविश्वास। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। 5 अहम क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी भारत अमेरिकी 2+2 वार्ता। और तीसरी न्यूज़ है इकोनॉमी 1 वर्ष पूर्व स्थिति में पहुंचने के लिए अभी लंबा समय। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 1 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया गया है। अगले 3 से 4 वर्षों में हर ग्रामीण परिवार को संपत्ति कार्ड देने का लक्ष्य है। 6 राज्यों के 763 गांवों से हुई इस शुरुआत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में अहम बताया है। देश में महत्वपूर्ण बदलाव की आवाज उठाने वाले जयप्रकाश नारायण और वरिष्ठ संघ संचालक विचारक नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर देश को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड दिया है। इन ग्रामीणों ने मोबाइल पर आए एसएमएस के जरिए संपत्ति कार्ड डाउनलोड किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव में कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी उन्हें बैंक से कर्ज मिलने में दिक्कत होती है। स्वामित्व योजना के तहत बना संपत्ति कार्ड इसे आसान बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में भूमि और घर का स्वामित्व एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। मुश्किल यह है कि आज दुनिया में केवल 1/3 जनसंख्या के पास कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। अब इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो पॉइंट बोले हैं उसको देख लेते हैं। वर्षों तक गांवों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, अब उनकी सुध ली जा रही है। विवादों से उलझे रहकर ग्रामीण न अपना विकास कर सकेंगे न समाज का। संपत्ति कार्ड बिना विवाद संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। ड्रोन से मैपिंग से भूमि रिकॉर्ड बन सकेगा और गांवों में विकास कार्य आसान हो जाएंगे। किन राज्यों से शुरुआत होगी? स्वामित्व योजना की शुरुआत 763 गांवों से की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, उत्तराखंड के 50, मध्य प्रदेश के 44 और कर्नाटक के 2 गांव लिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 5 अहम क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी भारत अमेरिका 2+2 वार्ता। भारत और अमेरिका के रक्षा व विदेश मंत्रियों की अगुवाई में आगामी 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली 2+ वार्ता की तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 हफ्ते पहले होने वाली इस वार्ता का दायरा सीमित होगा। जानकारों के अनुसार फरवरी में भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय रिश्तों की धुरी में 5 क्षेत्रों सिक्योरिटी, डिफेंस, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और आम जनता के बीच संपर्क का चयन किया था। इस 2+ वार्ता के केंद्र में भी उक्त 5 सेक्टर होंगे। अगर दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन फॉर जियो स्पैटियल्स कॉरपोरेशन यानी कि बीका पर हस्ताक्षर करने की सहमति बन जाती है तो यह इस वार्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगर मंगलवार से अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वार्ता के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले दिनों टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष माइकल पोम्पियो के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत से
विस्तार से विमर्श हो चुका है। जानकारों के मुताबिक निश्चित तौर पर इस वार्ता में कोविड-19 के बाद के वैश्विक हालात और कोविड महामारी से लड़ने में साझा सहयोग के विभिन्न आयामों पर बात होगी, लेकिन मोटे तौर पर बातचीत को ट्रंप मोदी की तरफ से चिन्हित 5 मुद्दों पर ही सीमित रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमी एक वर्ष पूर्व के या कोविड पूर्व स्थिति में पहुंचाने के लिए अभी लंबा समय लगेगा। कोविड महामारी से देश की इकोनॉमी को हुए नुकसान की झलक पिछले हफ्ते आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में मिल रहा है। रिपोर्ट में इकोनॉमी की सेहत के लिए महत्वपूर्ण 54 विभिन्न सेक्टरों की इस वर्ष फरवरी से सितंबर अवधि में स्थिति पेश की गई है। इसके मुताबिक 54 में से सिर्फ 20 सेक्टर ऐसे हैं जिनकी गतिविधियां कोविड पूर्व यानी फरवरी 2020 के स्तर पर पहुंच चुकी हैं या उसके आगे निकल चुकी हैं। बिजली की मांग, दोपहिया वाहनों की बिक्री, स्टील उपभोक्ता जैसे क्षेत्र में कारोबारी स्थिति से पहले जैसी हो गई है। इस दौरान वित्तीय सेक्टर की स्थिति ज़्यादा तेज से सामान्य हुई है। फरवरी के मुकाबले सितंबर में बैंक क्रेडिट में 2 बैंक जमा में 7 पहली बार जीवन बीमा कराने वालों से प्राप्त प्रीमियम में 37 और गैर जीवन बीमा प्रीमियम राजस्व में 26% की वृद्धि हुई है। लेकिन तमाम औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन अभी भी फरवरी 2020 के मुकाबले काफ़ी पीछे है, जो बताता है कि बड़े स्तर पर रोजगार देने वाले क्षेत्रों में मांग सामान्य नहीं हुई है। तो ये आज नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए। ट्रंप ने बिडेन, यहाँ पर बिडेन होगा, बिडेन पर लगाया चीन में नौकरियां भेजने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन पर जोरदार हमला बोल दिया है। ट्रंप ने कहा कि सीनेटर और उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने ऐसे माहौल पैदा किए जिससे बहुत सी नौकरियां चीन चली गई हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद व्हाइट हाउस की ब्लू रूम बालकनी से पहली बार लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने देश को समाजवाद की राह पर ले जाने के लिए बिडेन और उनकी चुनाव प्रचार मुहिम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह उन्हें किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी न केवल एक समाजवादी प्लेटफॉर्म है बल्कि यह उससे भी आगे है। इस पर दर्शकों में एक व्यक्ति ने चिल्लाया कि वह वामपंथी हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, वास्तव में यह वामपंथी है। दूसरी ओर चुनाव प्रचार कर रहे बिडेन ने कहा कि ट्रंप केवल अमीरों और अरबपतियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है घरेलू पर्यटन से ही अब उद्योग को आस, विश्वास बहाली की कोशिशें तेज, नए सिरे से बुना जा रहा है ताना बाना। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के नए तरीके अपनाएगा आरबीआई। और तीसरी न्यूज़ है माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए शुरुआती पूंजी सीमा घटाने का सुझाव। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच विदेशी पर्यटकों के लिए आने की राह फिलहाल बंद है। ऐसे में पर्यटन उद्योग और सरकार की सारी आस घरेलू पर्यटन पर ही टिकी है। इसे लेकर पर्यटन उद्योग और सरकार दोनों ने ही पर्यटन में विश्वास बहाली की कोशिशें शुरू की हैं। इसके तहत राज्यों के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए अनुकूल और सुरक्षित माहौल पैदा करने की मुहिम छेड़ी गई है। इसका असर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व गोवा समेत कई राज्यों में दिखने लगा है, जहां पर्यटन स्थलों पर सप्ताहांत या छुट्टी के दिनों में पर्यटक जुटने लगे हैं। पर्यटकों का यह रुझान फिलहाल पर्यटन उद्योग को उत्साहित करने वाला है। हालांकि अभी इनमें से ज़्यादातर पर्यटक आसपास के ही होते हैं जो होटलों में रुकने और रेस्टोरेंट में खाने पीने से परहेज कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय अब उनके इस डर को खत्म करने में जुटा है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन के नए तरीके अपनाएगा आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार के प्रबंधन के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एजुकेशन अपनाने का फैसला किया है। इसका मकसद बदले वक्त के हिसाब से अपने कामकाज में सुधार लाना है। आरबीआई के मुताबिक एनजीटीए एक वेब आधारित अनुप्रयोग होगा जो नए उत्पाद और सिक्योरिटी की पेशकश के लिए लचीलापन और स्तर को ऊपर ले जाने जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगा। यह निश्चित आय, विदेशी मुद्रा बाजार और स्वर्ण जैसी परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों में लेन देन का समर्थन भी करेगा। आरबीआई ने एनजीटीए लागू करने का प्रस्ताव किया है
जिसका इस्तेमाल विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक कुशल तरीके से संभालने, जोखिम घटाने, परिचालन क्षमता बढ़ाने और विभिन्न संपत्ति वर्गों में लेन देन के दौरान किया जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए शुरुआती पूंजी सीमा घटाने का सुझाव। बीमा नियामक इरडा की एक समिति ने माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रवेश स्तर पर न्यूनतम शेयर पूंजी मौजूदा 100 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है। अगर ऐसा होता है तो देश में बीमा बाजार को खास तौर पर माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिलेगी। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया है। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि इरडा और केंद्र सरकार को एक लघु बीमा विकास कोष का गठन करना चाहिए। समिति ने कहा कि अगर भारत में भी दूसरे देशों की तरह भारत बीमा का प्रसार बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को आकर्षित करना होगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना संकट की मौजूदा परिस्थितियों में अनौपचारिक क्षेत्र सहित लाखों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं और अब अधिक असुरक्षित जीवन जी रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माइक्रो इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। समिति का कहना है कि कम आय वाले परिवारों के लिए बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान जैसी आपदाओं के लिए बहुत गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं और इनसे उनके संसाधनों में कमी हो सकती है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है नागरिक अधिकारों के बहाने हिंसा की पैरवी। सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायिक फैसले के पहले ही जांच और मुकदमों को झूठा बताने की लत संविधान विरोधी है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है लोहिया को सुनने का सही समय। परिवर्तन की जिस राजनीति पर विराम लग गया था उसे डॉक्टर लोहिया के विचारों के अनुरूप आगे बढ़ाना आज और जरूरी है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है एक जरूरी कार्य का शुभारंभ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है, जिससे ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाने की इसमें पहल की गई है, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। नागरिक अधिकारों के बहाने हिंसा की पैरवी। दुराग्रह से सत्य तथ्य नहीं होते। भारतीय राष्ट्र राज्य प्रत्यक्ष तथ्य है जहां संविधान की सत्ता है, संसदीय जनतंत्र है, संवैधानिक सत्ता संचालन के लिए कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं, सुसंगत विधि व्यवस्था है, विचार अभिव्यक्ति की विधि मर्यादित स्वतंत्रता है, लेकिन एक विचार समूह ऐसा है जिसमें कानून तोड़ने की पक्षधरता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे के निकट भीमा कोरेगांव में जनवरी 2018 में घटित हिंसा को भड़काने के लिए स्टेन स्वामी गौतम, नवलखा, मिलिंद तेलतुंबड़े आदि के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। स्वामी की गिरफ्तारी बीते शुक्रवार को हुई है। आरोप पत्र में स्वामी को माकपा माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बताया गया है। स्वामी पर माओवादी संगठन के लिए धन जुटाने का आरोप भी है। उसे माकपा माओवादियों के फ्रंटल संगठन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसिक्यूटेड प्रिजनर्स सॉलिडेटरी कमेटी का संयोजक भी बताया गया है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध शोर मचाने वाले समूह की आदत नई नहीं है। वे न्यायालयों पर विश्वास नहीं करते हैं, जांच एजेंसियों का मजाक बनाते हैं, हिंसक गतिविधियों की ढाल बनते हैं, अभियुक्तों का महिमा मंडन करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस विवेचना से पहले ही अपना फैसला सुना देती है। वे अभियुक्त को जमानत न मिलने पर अभियोजन और न्यायालय को कोसते हैं। हिंसक हथियारबंद माओवादी भारतीय राष्ट्र राज्य से काफी लंबे समय से युद्धरत हैं। इसमें सैकड़ों पुलिस जवान और निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साईं बाबा पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप है। उनकी पक्षधरता में भी इन्हीं तत्वों ने संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ी थी। बाद में साईं बाबा को सेशन कोर्ट ने दोषी पाया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए आजीवन कारावास की सजा काफी नहीं है, लेकिन वह उन पर लगाए गए आरोपों के तहत ही सजा ही देने के लिए विवश हैं। हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों को कभी शिक्षक बनकर अपना एजेंडा चलाते हैं तो कभी कला साधक साहित्यकार होकर
पर उनका मुख्य काम जो है वो हिंसा भड़काना ही होता है। संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करके राजनीति नहीं की जाती। आखिर पुलिस जांच और अदालती फैसले की प्रतीक्षा न करने का क्या औचित्य है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। यहाँ प्रत्येक स्तर पर अपनी बात कहने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन न्यायिक फैसले के तहत पहले ही मुकदमे को झूठा बताने और न्यायिक व्यवस्था को न मानने की लत संविधान विरोधी है। अपने बयानों से संसाधनों के प्रति निष्ठा घटाना देश की संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध अहितकारी परिवेश बनाना है। इस विचार के दिन अब लद चुके हैं। देश अक्षम्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अक्षम्य जनवादियों के झांसे में नहीं आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लोहिया को सुनने का सही समय। राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन शायद मेरे मरने के बाद। आज जब भारत चीन संबंधों में तल्खी छाई हुई है, तब यह साफ जाहिर है कि वह कितने सही थे। चीन के बारे में उनके विचार हमें आज भी सीख देने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1962 की लड़ाई में शहीद सैनिकों के बलिदान का स्मरण करने के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी उपस्थित थे। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, जैसे जज्बाती गीत गाकर माहौल को काफी भावुक बना दिया था। डॉक्टर लोहिया का जन्मदिन 23 मार्च को पड़ता था। उन्होंने अपने समर्थकों से इस दिन पर कोई भी आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया था, क्योंकि यही तिथि सरदार भगत सिंह के बलिदान की भी है, जिसे वह भारतीय राजनीति के घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानते थे। डॉक्टर लोहिया गांधी जी के उस विचार के समर्थक थे जो 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए था, क्योंकि उसकी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह हो चुका है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही उनकी कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू से मोहमाया भंग हो गया था। उनका मानना था कि पंडित नेहरू के तौर तरीकों से न तो समाजवादी समाज की संरचना बन सकती है और न ही गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा हो सकता है। लिहाजा वह अपने तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ कांग्रेस से बाहर निकल आए और पंडित नेहरू की भाषा, आर्थिक, विदेश, कृषि, उद्योग सभी नीतियों का कटु आलोचना के केंद्र बिंदु बनकर उभरे। भारतीय भाषाओं के प्रति उनका गहरा लगाव था। वह अंग्रेजी की अनिवार्यता के विरोधी थे। उनके नेतृत्व में 1967 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन समूचे भारत में फैल गया था। अंग्रेजी में काम न होने, फिर से देश गुलाम होना उनका प्रसिद्ध नारा था। अब जगह जगह अंग्रेजी में लिखे श्यामपट रातों रात हिंदी और प्रांतीय भाषा में लिखे गए थे। डॉक्टर लोहिया जीवन के मात्र 57 वर्ष ही पूरे कर पाए और 12 अक्टूबर 1967 को अचानक उनकी मृत्यु ने परिवर्तन की समूची राजनीति को जैसे विराम लगा दिया। देश में जोर पकड़ रहा समूचा समाजवादी आंदोलन उनके असमय निधन से निष्प्रभावी हो गया। हालांकि सामाजिक विषमता के विरुद्ध कर्पूरी ठाकुर जरूर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए, जिन्होंने संभावित खतरे को भांपकर अत्यंत पिछड़ों के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान उपलब्ध कराया। आज डॉक्टर लोहिया के अनुयायियों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उनके विरोधों या विरोध को अमल में लाने के लिए सक्रिय हों। नेक्स्ट आर्टिकल है एक जरूरी कार्य का शुभारंभ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरू कर एक ऐसे जरूरी काम का श्री गणेश किया है जिसके कायदे से आज़ादी के बाद ही हाथ में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं इससे पहले इस ओर किसी और को ध्यान क्यों नहीं दिया गया। गांव के उन लोगों को उस जमीन के मालिकाना हक से लैस करने की जरूरत है जहां उनके घर तो बने हुए हैं, लेकिन उनके दस्तावेज उनके पास नहीं है। वास्तव में इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब खेती योग्य भूमि का लेखा जोखा किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के जरिए उन सब ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेंगे जिनके पास इसके प्रमाण नहीं थे। जिस जमीन पर वे रहते हैं वह उनकी ही है। इसके चलते लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन लोग इससे आशंकित भी रहते हैं कि कहीं उनके घर से बेघर ना कर दिया जाए। अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उनमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा, बल्कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन का क्रय विक्रय भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे अनावश्यक पड़ने पर अपनी आवासीय जमीन के दस्तावेज दिखाकर कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा।
तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है कि लाल बजरी के बादशाह बने फिर राफेल नडाल। लाल बजरी के बादशाह स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल ने रविवार को यहां सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सीधे सेटों में शिकस्त देकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। टेनिस के प्रशंसक इस खेल के 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों के बीच फाइनल मैच को रोमांचक होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिलिप कैटचियर कोर्ट की बंद छत के अंदर नडाल ने इसे एक तरफा ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच बनाकर जीत हासिल की। विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी नडाल ने रोला ग्रेरा में विश्व के नंबर 1 जोकोविच की एक तरफा अंदाज में 6-0, 6-2, 7-5 से मात देकर लाल बजरी पर खेले जाने वाले इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत कायम रखी। तो ये आज का 12 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।